गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9.2 के सवालों की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसमें हमें गुणन खंडन करना है। अभी आप लोगों ने गुणा खंडन वाली कंडीशन को गुणनफल में बदले हो। दो संख्याओं का गुणन, आप लोग ऐसे ब्रैकेट में दो चीज़ पाए, उसको आपस में गुणा करके उसका गुणनफल प्राप्त करें। अब हमको उल्टा काम करना है। जैसे कि आप लोगों ने x+2 और x+2 दोनों का गुणा सर्वसमीका के माध्यम से किया, तो क्या किया कि इसमें आप समझे कि सर्वसमीका पहली वाली लगती है कि a+b का मान होता है a² + 2ab+b² होता है। ये सर्वसमीका का उपयोग करते रहे और a² की जगह में पहला वाला पद यानी कि x का स्क्वायर किया गया, प्लस यहाँ पर 2 लिखा गया। 2 × a का मान जो है, यहाँ पर a का मान आपका x था, x लिखा। b का मान यहाँ पर फिर से × b का मान यहाँ पर 2 था तो 2 रखे, प्लस फिर b का वर्ग है तो यहाँ पर b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग किए। तो अब फिर इसको x² प्लस यहाँ पर गुणा करने के बाद 4x बराबर यहाँ पर आपने पाया धन यहाँ पर आपने पाया 4। तो इस तरह से आप इसका गुणनफल प्राप्त करते रहे। अब उल्टा स्थिति, इस कंडीशन से हमें इस कंडीशन में पहुंचाना है। अलग अलग गुणनखंडों के रूप में उनको बताना है कि ये किसके गुणनखंड है। ये इसके दो भाग होते हैं, वो कौन कौन से भाग होते हैं, वो ए होता है। वास्तव में हम कोई भी जैसी संख्या 12 है तो 12 के गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि किस 1 गुणित 12 भी इसका गुणनखंड कहलाता है, 2 गुणित 6 भी इसका गुणनखंड कहलाता है, 3 गुणित 4 भी इसका गुणनखंड कहलाता है। इसी तरह से 4 गुणित 3 भी अब रिपीट होने लगा। तो ये इसके केवल 3 गुणनखंड हुए, लेकिन ऐसा बीजगणित में ऐसा नहीं होता। इस जैसे कि घात इसमें 2 है तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे और ज़्यादा नहीं हो सकते ना। और जैसे कि 12 में तो 3 ठो गुणनखंड हो गए भाई, 1 गुणित 12 हो गया, 2 गुणित 16 हो गया, 3 गुणित 4 हो गया। इस तरह से गुणनखंड 12 के तो बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यदि कोई भी बहुपद दिया हुआ है या कोई बीजी व्यंजक दिया हुआ है, तो यदि इसमें घात सबसे बड़ी घात 2 है तो उसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। यदि घात 3 है तो उसमें 3 गुणनखंड होंगे। यदि घात उसमें 4 है तो उसके 4 गुणनखंड होंगे। सबसे बड़ी घात जितनी होती है उतने ही उसके गुणनखंड होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक सवाल की, जिसको हल करना है गुणनखंडन। उल्टा कैसे हल करना है ये बात अपन को समझना है। तो देखिए, सबसे पहले इसी सवाल लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, तो 4x²। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये जो अभी लिखा हुआ कंडीशन है वो 4 और x² माने कि x में तो है ये 2 बार घात, लेकिन 4 में इस 2 का मतलब 4 पर अभी नहीं है। हम अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसको पहला पद यदि ये वाली सर्वसमीका हम यूज़ करेंगे तो हमारे दिमाग में यही बात आई हुई है कि ये वाली सर्वसमीका को यहाँ पर प्रयोग करना है और यही वाली करना है कि ये वाली करना है। ये बात आपको ये बीच के चिन्ह से पता चलता है कि हम धन वाला उपयोग कर रहे हैं कि ऋण वाला। बीच वाले यदि ऋण है तो आप तत्काल समझ जाओगे कि हम ये दूसरी वाली सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। अभी यहाँ पे धन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है XY के साथ, स्क्वायर वाले पद के साथ तो नहीं, ये केवल जिसमें सिंगल वाई पद यानी कि हमेशा वो बीच पद में रहता है। बीच वाले में यदि ऋण का चिन्ह है तो ऋण वाला सर्वसमीका लगेगी और यदि धन वाला है तो धन वाली लगेगी। अब यहाँ पर ये a² माने कि a² का मतलब ये है कि a में पूरी संख्याएं जितनी यहाँ पर रहेंगी वो पूरे की घात 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 है तो हम उसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ऐसा लिखना मजबूरी है क्योंकि जब तक ये पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं होगी जब तक बात बनेगी भी नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि सर्वसमीका यूज़ कर रहे हो तो इसको पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 4
कोई भी सवाल आप देखोगे तो यहाँ की सामने की संख्या और जो ए स्क्वायर वाली संख्या है ये पूर्ण वर्ग की होगी। पूर्ण वर्ग माने जिसका ना जिसका वो उसका किसी न किसी संख्या का वो पूर्ण वर्ग है। जैसे ये 4 जो है 2 का पूर्ण वर्ग था, तो यहाँ पर हम 2 की घात 2 लिखे 4 के बदले, लेकिन x की घात 2 है तो x की घात भी 2 ही लिखे। अभी हमको 20xy को नहीं चेंज करना है। यहाँ पर फिर से पहुँचे तो 25 भी पूर्ण वर्ग की स्थिति होनी चाहिए आखिरी वाला पद। तो ये 5 का वर्ग होता है, 5 की घात 2 बराबर होता है, ये y की घात 2 हो गया। इस तरह से आगे जब बढ़े तो अब चूंकि दोनों में 2 की घात हो गई तो क्या हो गया, यहाँ पे 2x की घात यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 20xy लिखे, अब प्लस यहाँ पर 5y की घात 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर देख लिए आप समझ गए घातांक नियम में ऐसी चीज़ होती है कि यदि दोनों में 2 अलग अलग आधार की संख्या है लेकिन घात यदि समान है तो दोनों को लिख के और उनकी दोनों की घात एक ही बार लिखी जा सकती है। ऐसा यहाँ भी हुआ है। चलिए अब आपका ए स्क्वायर सर्वसमीकरण देखिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की व्यवस्था तो हमने कर लिया। अब बीच में भी आपको 2ab की स्थिति सेटिंग करनी है। तो 2 अपने मन से लिखिए, फिर ए होता है तो ए का मान ये जो कोष्टक के अंदर है वो है ए का मान, तो ये 2x लिखिए। अब बी 2ab होता है यहाँ पर, तो बी की जगह में क्या है, यहाँ पर 5y आया हुआ है तो 5y लिख दीजिए। धन 5y की घात 2। अब यहाँ पे जरूर एक बार आपस में सबका गुणा करके देखिए कि क्या 20xy आता है कि नहीं आता। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 आ गया, माने अब सही है। ये नहीं, जरूर यहाँ पर एक बार चेक करना है आप लोगों को। अब ये पूरी सर्वसमीकरण सेट हो गई। कौन सी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीकरण यहाँ पर सेट हो गई है, जिसका मान क्या होता है, ए धन बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी होता है इस सर्वसमीकरण की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया, इसको हमने समझा कि ये वाला चीज़ सेटिंग है, ये रूप में इसको लिखना है। तो ए के रूप में आपका क्या है, यहाँ हालांकि आप लोग जान चुके हो कि ए का मान अब क्या है और बी का मान क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा वही ए और बी के मान है। तो अब ए प्लस बी के रूप में लिखना है तो आप लिख सकते हो भाई क्या, ए के मान में 2x और बी के मान में 5y, ये एक बार और वही चीज़ 2 बार लिख देना है 5y, ये इसके गुणनखंड हो गए। इस तरह के सवाल किया जाता है गुणनखंडन का। तो हालांकि आप लोगों को करना है नहीं, तो ये पहला प्रश्न जो है इसमें कम से कम 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको आप लोग यदि करने का प्रयास करोगे तो ये बड़ा आसान है, आप लोग कर सकते हो। जो समझ में नहीं आए उसको पूछ सकते हो यदि पूछना चाहोगे तो ये होमवर्क में आपके बाकी क्वेश्चन हैं। तो धन्यवाद, आप लोग इनको करें और समझें। धन्यवाद।